Welcome back students. In this lecture we are going to discuss the revision of whole chapter higher order partial differential equation. प्रीवियसली जो हमने मेथड सीखी थी प्रीवियस लेक्चर में, 3 लेक्चर में हमने 3 अलग अलग सम्स किए थे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के। उसके अंदर पूरा हमने सेपरेशन वेरिएबल का पार्ट पढ़ लिया था। आफ्टर दैट 2 और मेथड है, हीट इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन, जो मैंने अभी नहीं करवाई। हीट इक्वेशन का टॉपिक है और वेव इक्वेशन, ये दोनों मेथड इक्विवेलेंट टू सेपरेशन वेरिएबल के साथ आता है। ओके, सो चांसेस है कि वो इसका ये दोनों का जो मेथड का टेक्निक है वो उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। सेकंड थिंग, इसके सम बहुत लंबे हैं, इसके वेटेज के हिसाब से एडजस्ट करने जाओ तो इसमें से पूछने का चांसेस बहुत 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 कम है। ओके, इसके रीजन से मैंने अभी नहीं करवाया है। जब लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आएगा तब शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं अलग से एक वीडियो बना के इन दोनों मेथड का समझा दूंगा। रीजन यही है, अभी मैं करवाऊंगा तो वो सेपरेशन वेरिएबल और ये अभी वो सब कुछ आपके दिमाग में मिक्सअप हो जाएगा, तो ना वो मेथड आएगी ना ये समझ में आएगा। ओके, सो फॉर दैट अभी के लिए हम पूरा चैप्टर सेपरेशन वेरिएबल तक ही कंसिडर करेंगे। सेकेंड थिंग, ये जरूरी लगे सब कुछ हो जाए तभी ये दोनों मेथड करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो पोर्शन पूछेगा वो मेथड इतनी लेंथी है कि जिसकी वजह से आपको लिखने में टाइम वेस्ट भी ज्यादा होगा। एंड सेकेंड थिंग कि नए सिलेबस के अंदर अभी तक इसने कोई क्वेश्चन इसका नहीं पूछा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट भी ज्यादा नहीं है। सो ये मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। सबसे पहला टॉपिक था मेथड ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन, जो सीधा सिंपल डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है आपको, जैसे 12th में करते थे वैसे कि 2 साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो और सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर मैं रिवीजन के अंदर जैसे चैप्टर 7 में मैंने करवाया था सेम वही करना है। कोई सम या कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, मेथड की टेक्निक और सारी मेथड्स का कंपैरिजन करके आपको डिफरेंस याद रहे, जिसकी वजह से एग्जाम में मेथड या क्वेश्चन का कोई मिक्सअप ना हो, आप सेपरेट कर सको। उसकी वजह से ये मैंने रिवीजन वाला सेशन बनाया है। ओके, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो मेथड ऑफ डायरेक्ट इंटीग्रेशन का आइडेंटिफिकेशन सिंपल है, मेथड आपको स्पेसिफाई की होगी, मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, मेथड स्पेसिफाई है। ओके, अब मेथड के अंदर क्या करना है, तो मेथड के अंदर इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, सिर्फ सिंगल स्टेप है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो। जितनी बार डिफरेंशिएशन है उतनी बार इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। यानी कि यहां पे क्या आएगा, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, मतलब आपके पास मैनी वेरिएबल्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी किसी भी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एंड उस टाइम पे अदर वेरिएबल्स कीप एज अ कांस्टेंट, तो उस टाइम पे अदर वेरिएबल्स क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, दैट मीन्स कि सिर्फ आप एक के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलो। इंटीग्रेशन करने के बाद यही चीज आपको दूसरी बार करनी है। कब तक करना है, जब तक आपका डिफरेंशिएशन सारे निकल नहीं जाते। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ऐसा सम है कि del स्क्वायर u बाय del x इंटू del y इज इक्वल टू e रेज टू 2x प्लस 3y, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरीके का है, मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो। पहले x के रिस्पेक्ट में करता हूं, तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो del बाय del x निकल जाएगा, तो उस टाइम पे del u बाय del y यहां पे बचेगा। सेम इस साइड भी x के रिस्पेक्ट में करो तो e रेज टू 2x प्लस 3y का एज इट इज रहेगा, उस टाइम पे आपका y कांस्टेंट माना जाएगा। ओके, तो ये तो एज इट इज रहेगा। इसका स्पिरिट की तरीके से वापस मैं डिफरेंशिएशन करूं तो 2x में से 2 आएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि y कांस्टेंट है, तो 2 मैंने तो 2 इंटीग्रेशन है, इसकी वजह से 2 नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये एक बार किया। अब दूसरी बार करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और अभी भी डिफरेंशिएशन बाकी है, तो अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम पे x क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस कि अब इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो del बाय del y निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली u, और इस साइड इंटीग्रेशन करके क्या आंसर बनेगा, 2x प्लस 3y एज इट इज या अपॉन 2 एज इट इज,
इसमें से फिर वापस ये स्पिरिट का होगा y के रिस्पेक्ट में, तो यहां से 3 आएगा, ये पूरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, तो 2 इंटू 3 यानी कि वो 6 हो जाएगा। सो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये फॉर एग्जाम्पल था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, बस समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया। इन शॉर्ट, आपके पास जितने डिफरेंशिएशन है उतनी बार आपको इंटीग्रेशन करना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ पे आपका टर्म कैसा है, कौन सा वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में करना है। अगर यहाँ पे x और t दिया जाए तो x और t के रिस्पेक्ट में करना है। ओके, बस ये प्रोसीजर करनी है, इंटीग्रेशन करो, सिंप्लीफाई करो, आपका पूरा मेथड सॉल्व हो जाएगा। सो इजी मेथड है, इसमें कुछ समझाने लायक ज्यादा कुछ है। ओके, सेकंड मेथड के अंदर अब यहां से आपका क्वेश्चन चालू होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों कंबाइंड टॉपिक है। मतलब इसका जो आंसर आता है, फाइनल आंसर, वो सेम होगा, दोनों का, सॉरी सेम नहीं होगा, दोनों का आंसर मिक्सअप होगा। यानी CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का मर्ज करो एंड देन फाइनल आंसर आपको मिलेगा। यानी कि ये सारी मेथड्स के अंदर ये दोनों को कंबाइन करके चलना है। ओके, पहले कंसीडर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो उसको फाइंड करने का और मेथड आइडेंटिफाई का तरीका क्या है। तो पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो आइडेंटिफिकेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा उसमें सॉल्व करके इक्वेशन लिखा होगा एंड राइट हैंड साइड आपकी क्या होगी, 0। ओके, सेकंड थिंग, यहां पे हम जो पोर्शन ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के 3 केस और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये जो पढ़ रहे हैं वो टोटली आपका क्या है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, हायर ऑर्डर। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएशन वाले टर्म दिए होंगे वो सेम ऑर्डर के होंगे, चाहे वो x के रिस्पेक्ट में हो, y के रिस्पेक्ट में हो या दोनों के रिस्पेक्ट में हो। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं कि डी स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी इसका ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूं, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशन लिखा है, तो इसमें देखो यहां पे 2 यानी कि x का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो 2 ऑर्डर हुई। इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार, y के रिस्पेक्ट में एक बार, तो अगेन 2 बार हुआ। ये y के रिस्पेक्ट में 2 बार यानी अगेन 2 बार। यानी सारे क्वेश्चंस आपके इस तरीके से ही आएंगे, सेम ऑर्डर के, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट ऑर्डर वाले केस के अंदर समझाया। ओके, वैसे इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में यही मेंशन है, तो ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना याद रखो, सॉल्व करके इक्वेशन लिखा है, राइट हैंड साइड आपकी अगर 0 दी है दैट मींस कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला केस आ गया। ओके, आफ्टर दैट मेथड क्या है, तो मेथड के अंदर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नोटेशन की जरूरत पड़ेगी, शॉर्ट नोटेशन की। यानी क्वेश्चन समटाइम्स आपको डेल बाय डेल एक्स या डेल बाय डेल वाई फॉर्म में दिया होगा, तो उस टाइम पे सबसे पहला काम है आपको डेल बाय डेल एक्स की जगह कैपिटल डी सपोज करो एंड डेल बाय डेल वाई की जगह कैपिटल डी डैश। ओके, इन केस अगर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर दिया है, 2 टाइम दिया है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर ले लेना है, ये भी 2 टाइम दिया है तो डी डैश स्क्वायर ले लेना है, 3 टाइम दिया है तो क्यूब ले लेना है। ओके, जिस हिसाब से पावर होती है वो यहाँ पे कंसिडर करनी है। जैसे ही ये सपोजिशन लेते हो देन आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा होगा, डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, इस टाइप का आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। ओके, दैट मीन्स के कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो d और d डैश वाला जो इक्वेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाए फिर एक रिप्लेसमेंट लेना है आपको, कैपिटल डी की जगह स्मॉल एंड डी डैश की जगह 1। ये रिप्लेसमेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर करना है, इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। इससे क्या होगा कि वो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो m वाले इक्वेशन के अंदर यानी m इक्वेशन के तरीके से काउंट होगा। फिर उसको सॉल्व करना है, सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसका ही नाम ऑक्सिलरी इक्वेशन ही है, तो सॉल्व मैं अभी m इक्वेशन लिखता हूं। m इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन या क्यूब है तो क्यूबिक के मेथड से जैसे भी आपको एडजस्ट होता है, डायरेक्टली कोई अदर मेथड से होता है, इन शॉर्ट उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद
एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड एम वैल्यूज। वैल्यूज अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन वाला है, डी स्क्वायर वाला, तो 2 वैल्यू मिलेगी, क्यूबिक है तो 3 वैल्यू मिलेगी। वो जो वैल्यूज मिलती है दैट इज कॉल्ड रूट्स, वो रूट्स के ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंड करता है। ओके, कैसे? तो वो जो एम वैल्यूज मिली उसको हम क्या काउंट करेंगे? रूट्स। तो वो जो रूट्स है, अगर आपके पास रूट्स डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट दिए हैं तो उस टाइम पे आपका सीएफ क्या काउंट होगा? सीएफ इज इक्वल टू 5(1)y प्लस m1x यानी कि फर्स्ट रूट m वाला, ओके, प्लस 5(2)y प्लस m2x यानी कि सेकंड। ओके, तो अगर तीसरा रूट है तो सेम वैसे ही प्लस 5(3)y प्लस m3x। जितने रूट्स है वो आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, आपका सीएफ बन जाएगा। अगर इन केस आपका रूट्स इक्वल मिलता है, यानी कि अगर मुझे 2 रूट्स मिले, दोनों के दोनों 2 रूट्स है, मतलब m इज इक्वल टू 2 वैल्यू है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपका सीएफ इसी तरीके से बनेगा। खाली वेरिएशन क्या होगा? ये 5(1) सेम टू सेम, y सेम टू सेम, यहां पे जो रूट्स है m1 और m2 ये इक्वल है, तो अभी इक्वल के तौर पे मैं एक m काउंट करता हूं कि m है, तो वो यहां पे लिखना है। सेम यही वैल्यू यहां पे आएगी बट एज अ 5(2)y प्लस mx। इन शॉर्ट ये वैल्यू अंदर की सेम टू सेम रहेगी, यहां पे रूट्स बदलेगा नहीं, तो वैल्यू सेम टू सेम रहेगी, बट आपको यहां पे x इंटू करना पड़ेगा। अगर फर्दर जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा? x² 5(3)y प्लस mx। अभी भी आगे जाता है तो x² की जगह हो जाएगा x3, यानी 1 by 1 आपको एक एक x की पावर बढ़ानी, बट मोस्ट प्रोबेबली यहां तक ही आएगा। तो ये आपका उस टाइम पे क्या बन जाएगा? CF बन जाएगा। डन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने की मेथड है। अगेन रिपीट कर देता हूं, सीधा सिंपल d और d डैश रिप्लेस करो, देन d की जगह m, d डैश की जगह 1, तो आपको एक m इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद रूट्स मिलेंगे, रूट्स डिसाइड करो, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, तो आपका CF इस तरीके से बनेगा। ओके, जिसमें m1 और m2 यहां पे आएंगे, अलग अलग जो रूट्स है। अगर इक्वल है तो आपका ये रूट की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ पे आगे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर तीसरा आता है तो x को मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा और कोई इसमें कुछ स्टेप्स नहीं है या कोई वेरिएशन भी नहीं। डन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। आफ्टर दैट क्या आएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला कोई भी सम होगा तो उसमें सबसे पहले, कोई भी केस में सबसे पहले आपको CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। वो बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने समझाया, मैं एडवांस में यहाँ पे लिख देता हूं कि ये चारों मेथड जो है उसका लास्ट कंक्लूजन सॉल्यूशन क्या होता है? CF प्लस PI। यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आंसर सब्स्टिट्यूट करो, पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर सब्स्टिट्यूट करो, वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा, ये फाइनल आंसर कैसे कंसिडर किया? ये वाला आंसर तो बाकी है, तो इसका PI कहां पे है? तो PI यहां पे जो केसेस है उसमें PI यानी कि राइट हैंड साइड आपका ये जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है? 0। PI जो बनता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है? 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे PI भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? 0। ये आपको अभी समझ में आएगा, जैसे ही मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा आपको एक्सेक्टली समझ में आ जाएगा। चलो, तो पहले आप इसका कंसिडरेशन करते हैं। केस 1, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसमें भी सेम क्वेश्चन ही लिखा होगा, सॉल्व इक्वेशन, और कुछ लिखा नहीं होगा। तो इसका ये जो f of x, y लिखा है मैंने, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। तो ये जो राइट हैंड साइड होगा इसमें क्या होगा? आपका e रेज टू समथिंग टर्म होगा। समथिंग मतलब ऐसी ही वैल्यू होगी, बट a और b की जगह कोई अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। मे बी समटाइम्स y नहीं हो सकता, समटाइम्स x नहीं हो सकता, अलग अलग सेपरेट वैल्यू भी दी जा सकती है, बट आपका टोटली e रेशियो वाला अगर राइट हैंड साइड है तो ये केस आएगा। आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब मेथड के अंदर क्या करना है कि आपको सबसे पहला काम फाइंड करना है, और वो है CF, जैसे इसमें किया सेम टू सेम। देन PI फाइंड करना है। तो PI फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला आपका क्या है कि 1/f ऑफ d, d डैश इनटू यहां पे आएगा राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड मतलब कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। बुक के अंदर या कहीं पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। बट अभी मैंने कंसिडरेशन कैसे किया है, राइट हैंड साइड के तौर पे, जो आपको याद रखने में इजी रहे इसलिए। ओके, सो अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात, कि इसमें पी आई क्यों नहीं आता। अभी मैंने बताया कि राइट हैंड साइड क्या है, जीरो। अगर जीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हो तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऑटोमेटिकली पी आई क्या हो जाता है, जीरो। इसकी वजह से राइट हैंड साइड जब भी जीरो आता है तो उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं और वही आपका फाइनल आंसर बन जाता है। ओके, चलो अब इसके बाद करते हैं वापस, यहाँ पे आ जाओ। तो ई रेज़ टू वाला केस है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला सब में सेम आएगा, सेम टू सेम। अब राइट हैंड साइड की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी और केस की मेथड थोड़ी थोड़ी अलग आएगी। तो इसमें स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि d इज इक्वल टू ए और d डैश इज इक्वल टू बी। ये वैल्यू आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी है। कहां पे रिप्लेस करनी है, तो ये जो आपका इक्वेशन है ये वाला d और d डैश वाला, इसके अंदर आपको रिप्लेस करना है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसमें ये रिप्लेसमेंट करो। a और b कहां से मिलेगा, तो e की पावर में x के साथ जो है वो a, y के साथ जो है वो b। ये रिप्लेस करो, यहां से वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा नहीं है हर बार a और b ही होगा। अगर e रेज़ टू 2x प्लस 3y दिया है तो a की वैल्यू 2 यानी यहाँ पे 2 रिप्लेस होगा और b की वैल्यू 3 यानी कि 3 रिप्लेस होगा। ओके, तो वैल्यूज अलग अलग होगी। ये रिप्लेस करो कौन से टर्म में, इन एफ ऑफ d कॉमा ds। रिप्लेस करने के बाद आपको चेक करना है, ये जैसे ही मैं d की जगह a और d डैश की जगह b रखूंगा इसके अंदर, तो ये इस टाइप का बन जाएगा एफ ऑफ ए बी। अभी वैल्यूज नहीं है इसलिए मैं इस तरीके से कंसिडर कर रहा हूं। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये यहां पे रखने से अगर उसका आंसर नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है तो वो ही आपका फाइनल पी आई बन जाए। ओके, फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर ये बन जाएगा। अगर इसका आंसर ये वैल्यू डी और डी डैश की जगह ए और बी यहां पे रिप्लेस करने से आंसर नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है, सिर्फ इतना, तो वो क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, बट अगर मुझे उसका आंसर जीरो मिला तो जीरो तो मैं यहां पे रख नहीं सकता क्योंकि 1/0 बिकम्स इंफिनिटिव। इंफिनिटिव रखो तो वो फाइनल आंसर कभी भी कंसिडर नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो जब भी इस तरीके से बने जीरो आंसर आता है, ये डी और डी डैश की वैल्यू ए और बी से रिप्लेस करने के बाद अगर आंसर जीरो आ रहा है तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, देन डिफरेंशिएट, इसी टर्म को डिफरेंशिएट करना है। किसको, एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश को। किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू डी। अब समटाइम्स डी भी आ सकता है, समटाइम्स डी डैश भी आ सकता है, मतलब डी के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, डी डैश के रिस्पेक्ट में भी। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो डिसाइड करने के लिए इजी स्टेप है जो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूं, सिर्फ समझाता हूं कि अगर आपकी वैल्यू इसके अंदर अगर मैं कंसीडर करूं तो ये जो स्टेप है, सॉरी ये स्टेप है एक्चुअली इसमें आएगा। यहां पे सिर्फ आपको डी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। ओके, डी डैश ऑटोमेटिकली उस टाइम पे क्या हो जाएगा, क्योंकि डी डैश अभी मैंने कांस्टेंट काउंट किया हुआ है तो डी डैश वहां पे नहीं आएगा। आपको सिर्फ डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जो भी डिफरेंशिएशन का आंसर आता है उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, ये सिंबल करता हूं, ये जो भी आंसर आपका इसका आता है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगेन यही स्टेप आपको रिपीट करना है, मतलब डी की जगह ए और डी डैश की जगह बी, क्योंकि ये जो मैं रिप्लेस डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिफरेंशिएशन के बाद भी आपका टर्म इसी टाइप का होगा, एफ ऑफ डी डी डैश टाइप का ही होगा। उसमें वापस आपको रिप्लेस करना है, वापस वैल्यू चेक करो कि आंसर क्या मिल रहा है, यानी कि ए और बी रखने से अगेन नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है तो आपका सेम ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसके जैसा ही। बट अभी भी अगर आपको जीरो मिल रहा है तो वापस से उसका डिफरेंशिएशन करो। जितनी बार जीरो मिलता है उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करते ही जाना है। और रिमेंबर ऑलवेज दैट कि डिफरेंशिएशन जितनी बार करते हो उतनी बार आपको x मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो x आएगा, दो बार किया है तो x स्क्वायर आएगा, तीन बार किया है तो x क्यूब आएगा। ये आपको उस स्टेप के अंदर ऐड कर देना है। ओके, एक्चुअल टेक्निक इसकी अलग है पर वो बहुत टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। इसकी वजह से ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में इतना बता दिया है।
ओके, सो ये पूरी की पूरी आपकी जो मेथड है ये है केस 1 यानी कि e रेज टू ax प्लस by वाले केस। ओके, अब जैसे ही अगर केस 2 के अंदर आए तो अगेन आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी। तो आइडेंटिफिकेशन में आपका राइट हैंड साइड अगेन क्या होगा, यही टर्म यानी कि x रेज टू समथिंग होगा या फिर y रेज टू समथिंग होगा। एक टर्म भी हो सकता है, दोनों टर्म भी हो सकते हैं, मतलब कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे भी दिया जा सकता है, x क्यूब भी दिया जा सकता है, वाई स्क्वायर इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ओके, अगर सिंगल टर्म दिया है, सपोज x स्क्वायर ही दिया है, तो y उस टाइम में कंसीडर कैसे होगा, जीरो के तौर पे, जीरो के पावर। ओके, सो केस मर्ज में ही चलेगा x और y के साथ में। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि केस 2 की मेथड है। अब इसमें मेथड में क्या करना है, तो जैसे इसमें CF फाइंड किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी CF सबसे पहले फाइंड करना है। हर एक पर्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चन में CF तो आएगा। देन सेम यही PI का फॉर्मूला आएगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d d डैश इनटू राइट हैंड साइड या फिर f ऑफ x कॉमा y, दोनों सेम ही है, वो कंसीडर करके लिखना है। एग्जाम में फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं लिखोगे डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा। ओके, देन यहाँ पे जैसे मैंने ये रिप्लेसमेंट किया था, ओके, वैसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट कोई नहीं आएगा, आपको सीरीज बनानी पड़ेगी। ओके, सीरीज कैसे बनानी है, तो सीरीज पहले तो कौन से टर्म की बनानी है वो मैं लिख देता हूँ। आप लोगों ने बाइनोमियल सीरीज पढ़ा होगा, तो उसमें जो बनाते थे 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 वाली और 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 वाली, ये दोनों सीरीज यहाँ पे यूज होगी। तो ये जो सीरीज है यहाँ पे स्टेप के अंदर बनाना है, बनाने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बनाने के लिए प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए सिंपल आपको एक ही स्टेप करना है, आपको मैक्सिमम टर्म वाला कॉमन लेना है। ओके, कोई एक सिंगल टर्म बट मैक्सिमम पावर वाला कॉमन लेना है। उसका रीजन यही है क्योंकि आपके पास ये जो टर्म होगा d और d डैश वाला इक्वेशन, उसमें कहीं पे भी 1 नहीं होगा। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 1 चाहिए सीरीज में, 1 बनाने के लिए आपको वहां से कोई स्टेप कॉमन लेना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली d ही कॉमन आता है, d डैश की जरूरत नहीं पड़ती, पर समटाइम्स d डैश की जरूरत भी पड़ सकती है। तो कब d लेना है, कब d डैश लेना है, ये मैं आपका कॉम्प्लिकेशन जो है वो अभी क्लियर कर देता हूं। पहले अभी इतना याद रखो कि टेक कॉमन ऑफ d और d डैश। अभी इतना याद रखो कि d और d डैश में से कोई एक टर्म आपको कॉमन लेना है, d डैश टर्म। जैसे ही कॉमन ले लो फिर अंदर आपको ये सीरीज बन जाएगी। ओके, एक 1 वाला स्टेप होगा, बाकी जो टर्म कंसीडर होगा वो x के तरीके से, वो एग्जैक्टली मेथड मैंने आपको सम में समझाई है। ऐसा डाउटफुल लगे तो सम के अंदर, वो लेक्चर के अंदर देख लेना। ओके, तो जैसे ही ये सीरीज बन जाती है, सीरीज को एक्सपांड कर दो। ओके, यानी कि मैं ये सीरीज एक्सपांड करूंगा कैसे, तो बाइनोमियल सीरीज का जो फाइनल आंसर होता है कि 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस 1 है, तो उसका आंसर क्या बनता है, ये बनता है। ओके, और अगर 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 है तो उसका आंसर ये बनेगा। तो इस तरीके से वो सीरीज जो है वो एक्सपांड करनी है। एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे तो एक्स चल रहे हैं, इसके अंदर डी और डी डैश चल रहे होंगे। ओके, दैट मीन्स के डी यानी डिफरेंशिएशन है, डी डैश यानी कि इंटीग्रेशन है, तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक्सपांड करोगे उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों प्रोसीजर यहाँ पे करनी पड़ेगी। यानी कि ये कॉमन टर्म निकालने के बाद वो जो सीरीज बनती है, सीरीज के बाद आपको एक्सपांड, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन तीनों स्टेप्स एक साथ करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपको इजी रहता है उस तरीके से अप्लाई करना, पर सबसे पहले एक्सपांड कर देना। ओके, एक्चुअली इसके मेथड लेक्चर में कंसीडर की हुई है, तो उसमें अगर इसमें कोई डाउट लगे तो वहां पे देख लेना। अभी सिर्फ हम स्टेप्स ऑफ मेथड कंसीडर करते हैं। ओके, तो जैसे ही ये हो जाए आपका फाइनल PI यहाँ पे मिल जाए। अब ये डाउट है कि मुझे D लेना है या D डैश कॉमन है, तो उसके लिए सिंपल है कि अगर आपका n का आंसर n से ज्यादा है, अब m और n क्या है, m मतलब x की पावर, n मतलब y की पावर। तो अगर x की पावर यानी कि m, y की पावर यानी कि n से ज्यादा है इस केस में, तो यहां पे आपको D कॉमन लेना है, यानी कि D वाला टर्म जो सबसे बड़ा होगा वो कॉमन है। अगर यही केस उल्टा हो जाए, यानी कि n की पावर n वाला टर्म यानी कि y की पावर ज्यादा बन जाए इससे, तो उस केस में आपका d डैश कॉमन आएगा।
मे बी पॉसिबल स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट होगा या मिक्सअप हो जाएगा कि m ग्रेटर देन n है तो ये कॉमन लेना है या ये कॉमन लेना है। तो याद रखने का सीधा सिंपल टेक्निक समझाता हूं। m बड़ा है, ओके, जो बड़ा वैल्यू है ना वो चेक करो। m बड़ा है किसकी, m किसकी पावर है, x की। x किस में कंसिडर होता है, d और d में से, d में, क्योंकि d मतलब क्या होता है आपका डेल बाय डेल x और d मतलब क्या होता है डेल बाय डेल y, यानी ये सिमिलरली कनेक्ट होता है। m बड़ा है, m किसकी पावर है x की, x किस में आता है d में, यानी सीधा स्टेप क्या बन जाएगा कि d कॉमन है। ओके, इन केस ऐसा ही ये वाला केस n बड़ा है तो n किस में आता है y में, y की पावर है, y कहां पे आता है d में, यानी आपको कॉमन क्या लेना है d कॉमन। ओके, इस तरीके से प्रोसीजर करनी है। कॉमन कौन सा स्टेप लेना है यहां से कंसीडर करना है। 95% सम्स के अंदर डी ही कॉमन आता है। ओके, सो इनकेस अगर ये भूल जाओ, ना समझ में आए, एग्जाम में एट अ टाइम याद नहीं आ रहा, तो फाइनल डी कॉमन लेके सॉल्व कर देना। ओके, ये स्टेप हो जाने के बाद एक और चीज याद रखना कि लास्ट जो आप प्रोसीजर करोगे उसमें d इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन है और 1/d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है, ये ऑलवेज याद रखना। ओके, क्योंकि समटाइम्स क्या होगा कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन लास्ट में आपका पहुंचेगा वहां पे इस टाइप का स्टेप होगा, d'/d अंदर होगा x² + 2x + 3 समथिंग ऐसे कुछ दिया होगा। ओके, तो अगर इस टाइप का है तो चलो d' है, अब यहाँ पे अप्लाई करके डिफरेंशिएशन कर दोगे, मैं y वाला भी कंसिडर कर लेता हूं, तो यहाँ पे अप्लाई करके आप डिफरेंशिएशन भी कर दोगे, पर फिर 1/d ये नीचे वाला d है उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो याद रखना कि वो क्या है इंटीग्रेशन है। ऑलवेज ये स्टेप्स ऐसे ही काम करता है, मैंने प्रीवियसली लेक्चर्स में भी 2-3 बार समझाया है कि 1/d मतलब इंटीग्रेशन। हाँ, एक और बात कि d है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, उसी स्टेप में अगर d' है तो वो विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, ये भी ध्यान रखना। ओके, तो नीचे जो टर्म है अपॉन डी उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है और ऊपर जो है यानी कि मल्टीप्लाई वाला डी उसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई कर देना है, आपका पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल का फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये मैंने सिर्फ मेथड समझाई है, यहाँ पे सम्स नहीं समझाए। ओके, तो सम्स देखने हैं तो इसके बाद लेक्चर्स में देख लेना, आपको एक्जेक्टली समझ में आ जाए। चलो अब लास्ट केस, इसका केस नंबर 3। वैसा तो केस नंबर 3 के अंदर फोर्थ भी इंक्लूडेड है, बुक के अंदर केस 4 अलग दिया है, मैंने इसमें ही डायरेक्टली कंसीडर कर दिया है। लेक्चर में भी मैंने इस तरीके से ही समझाया था, फिर भी यहाँ पे वापस उसी हिसाब से कंसीडर करते हैं। पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में आपका राइट हैंड साइड अगेन क्या होगा, या तो साइन वाला टर्म होगा या फिर कॉस वाला, इन दोनों में से कोई एक टर्म होगा, वहां से आपको आइडिया आ जाएगी कि ये वाली मेथड अप्लाई करें। जैसे इसमें किया था केस 1 में, वही स्टेप्स पहले तो रिपीट होंगे, यानी कि CF फाइंड करो, फिर अगेन आपका क्या लिखना है, PI इज इक्वल टू फॉर्मूला, फिर राइट हैंड साइड लिखो या f(x, y) लिखो, दोनों कंसीडर हो सकते हैं। यहां तक सेम आया। ओके, अब इसके बाद यहां पे जैसे इसमें अजम्पशन लिया था, सेम वैसा ही अजम्पशन यहां पे आएगा, यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 3 ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे अजम्पशन क्या आएगा, इसमें हमने लिया था d की जगह a और d' की जगह b, यहाँ पे सिमिलर कुछ ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे आपको अजम्पशन लेना है d² इज इक्वल टू -a²। अगेन d है तो डेफिनेटली a कंसीडर होगा, ये पैर याद रखना, बट स्क्वायर फॉर्म लेना है, यानी d² की जगह मुझे a² रिप्लेस करना है, वो भी माइनस वाला। ओके, फिर d² की जगह -b² लेना है। ओके, और दोनों जो मर्ज है यानी कि d और d' साथ में है, उसकी जगह दोनों का कंसीडर, यानी कि a और b दोनों साथ में मल्टीप्लाई करना है, सब में माइनस आएगा, पहले ये दिमाग में डालो। ओके, सेकंड थिंग कि सारे स्क्वायर वाले टर्म ही स्क्वायर वाले टर्म से रिप्लेस करने हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, दोनों का मर्ज है तो दोनों मर्ज आएंगे। ऑलवेज याद रखना, इसमें भी सेम वही था कि d की जगह a और d' की जगह b ही कंसीडर होगा, यहाँ पे स्क्वायर था उसकी वजह से यहाँ पे स्क्वायर आ गया, और एक माइनस वाला स्टेप एक्स्ट्रा। ओके, तो ये टेक्निक समझाई याद रखने की कि सपोजिशन कौन सा लेना है। ये सपोजिशन लेने के बाद अगेन जैसे इसमें था, ये सपोजिशन कहां पे लोगे आप, f(d, d') यानी कि ये वाले ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर, सारी प्रोसीजर यहीं पे कंसीडर होती है और कहीं पे नहीं होती। ओके, तो ये हो जाने के बाद जैसे इसमें भी था नॉट इक्वल टू 0 है, देन फाइनल आंसर इक्वल टू 0 है, तो कुछ डिफरेंशिएशन वाला स्टेप आ गया।
सेम वैसा ही यहां पे आएगा, इफ एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, ये वैल्यू यहां पे रखने से मैं ये सारी वैल्यू का आंसर, चलो ये कंसिडर, यानी डी स्क्वायर की जगह मैंने माइनस ए स्क्वायर रखा, डी डी डैश की जगह माइनस ए बी रखा और इसकी जगह माइनस बी स्क्वायर। तो वो जो इसका आंसर बनेगा ये वैल्यू रखने से, तो वो जो आंसर है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, देन इट इज योर फाइनल पी आई। ओके, सेम जैसे इसमें हुआ था। बट इनके 0 आया तब क्या करना है, तो अगर इसका आंसर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 मिला, तो क्या करना है, तो आपको केस नंबर 4 अप्लाई करना पड़ेगा। और 4 क्या है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो वो फॉर्मूला मैं लिखता हूं, यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं, देन कंसीडर एज ए केस नंबर, सॉरी, देन कंसीडर एज केस नंबर 4। ओके, केस नंबर 4 का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। ओके, एक एक अलग अलग फैक्टर, मतलब जैसे कि आपके पास ये डी डी डैश वाला होगा, वो स्क्वायर वाला इक्वेशन होगा, तो उसको आपको इस तरीके से कंसीडर करना होगा, मतलब कि डी अब जो रूट फाइंड किया था m-2 m-3, जो CF फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप रूट्स फाइंड करोगे m वाले इक्वेशन में, तो उसी टाइप का वो जो फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पे पहले बनाना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 1/d माइनस m डी डैश, ये फैक्टर बनेगा। ऐसे आपको 2-3 जो भी फैक्टर मिलते हैं एक एक फैक्टर वाइज कंसीडर करना है। पहले एक फैक्टर का कंसीडर करता हूं, देन सॉरी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो यहां पे होगा, यही वाला। ओके, यहां पे आएगा, देन उसका आंसर क्या बनेगा, एक तो पहले इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये क्यों इंटीग्रेशन होगा, ये डी और डी डैश कहां पे है, अपॉन में, अपॉन में आता है तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर पहले f और x ये सेम टू सेम रहेगा। ओके, y का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रिप्लेसमेंट कैसे होगा, तो सीधा सिंपल d की जगह c कंसीडर करो माइनस m एज इट इज, और d डैश की जगह x कंसीडर करो। ओके, यानी कि आपको एक वैल्यू रिप्लेस करनी होती है, वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है c इज इक्वल टू y प्लस mx। ये मैंने अजम्पशन लिया है। ओके, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू यहाँ पे मैंने रिप्लेस की है। कैसे, तो y की वैल्यू यहां से बनाओ तो c यहाँ पे ही रहेगा, mx इस साइड आ जाएगा, c माइनस mx वो यहाँ पे बना। ओके, ये क्रिटिकल ना बने इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली जो फैक्टर है उसके ऊपर से समझाया कि d है तो c लिखो, माइनस m डी डैश की जगह x लिखो, तो ऑटोमेटिकली आपका रिप्लेसमेंट बन जाएगा, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट होगा, देन इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बट ऑलवेज याद रखना, आपने एक रिप्लेसमेंट किया है, y की जगह ये लिखा है, दैट मीन्स वापस मुझे ये c माइनस mx हटा के y वाला इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये c की वैल्यू आपको बनानी है, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। कैसे बनानी है, बस सिंपल है, आपको यहां से ये रिप्लेसमेंट करना समझ में आ गया। ओके, अब क्या करो, ये जो वैल्यू है इसी इक्वल टू y कंसीडर करो, यानी कैसे, ये c माइनस mx है, एक्चुअल में वहां पे क्या था, y था। ओके, अब c की वैल्यू बनाओ तो ये वैल्यू इस साइड जाएगी, तो क्या बन जाएगा, प्लस mx, तो ऑटोमेटिकली आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। वो वापस फाइनल जैसे आंसर मिल जाता है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये स्टेप भूलना मत, क्योंकि जब भी आप कोई भी रिप्लेसमेंट करते हो तो फाइनल आंसर आपका वापस ओरिजिनल वेरिएबल में आ जाना चाहिए, वो जो अजम्पशन वाला स्टेप है वहां पे रहना नहीं चाहिए। देन पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। तो ये तीनों केस में मैंने जो तरीका बताया वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का था। ओके, फाइनल आंसर ऑलवेज याद रखना यही बनेगा आपको। जैसे ही पी आई मिल जाता है तो आपने पहले सी एफ फाइंड किया है, पी आई यहां से मिलेगा, सी एफ फाइंड किया है, पी आई यहां से मिलेगा, सी एफ फाइंड किया है, पी आई यहां से मिलेगा, वो दोनों प्लस करके मर्ज कर दो, वो आपका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। और सी एफ वाले केस में पी आई ऑटोमेटिकली 0 होता है, तो जो सी एफ है वही आपका फाइनल आंसर बनता है। ओके, दैट मीन्स ये जो पूरी प्रोसीजर जो है चारों की चारों मेथड की वो सेम टू सेम चल रही है, पैरेलल चल रही है। ओके, खाली मेथड की टेक्निक्स सम पॉइंट्स पे डिफरेंट है। ओके, सीएफ एक में फाइंड किया, वो हर जगह फाइंड करना है, मतलब इतना तो दिमाग में डाल दो कि सीएफ बहुत कंपलसरी है कोई भी सम के लिए। ओके, पीआई सब में अलग अलग तरीके से फाइंड होता है, जो मैंने यहाँ पे तरीका समझाया। इसके बाद एक और मेथड बाकी है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, वो अभी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं।
अब देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल्स, लास्ट मेथड। ओके, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है, स्पेसिफाई किया होगा क्वेश्चन में ही मेथड, तो वहां से पता चल जाएगा। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली हर बार इसका एक सम आता ही एग्जाम में, वो भी 7 मार्क्स में। ओके, मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको u इज इक्वल टू, ये सपोजिशन हर बार लेना पड़ेगा। ये सपोजिशन सेम टू सेम ही आएगा हर बार, खाली इक्वेशन जो आपका दिया होगा उसके वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि नीचे वाले जो है वो वेरिएबल्स x एंड y है, तो कैपिटल एक्स वाई कंसिडर करो। x एंड t है तो कैपिटल एक्स कैपिटल t कंसिडर करो। यानी कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट, वो ही आपको यहाँ पे कैपिटल फॉर्म में कंसिडर करना है, वो ऑलवेज ध्यान रखना। बाकी ये सॉल्यूशन सेम टू सेम रहेगा। देन सेकंड स्टेप क्या है कि डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है जो आपके इक्वेशन में जो दिए होते हैं उस टाइप के। मतलब इक्वेशन में अगर डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई ही है तो सिर्फ ये फाइंड करना है। अगर सम इक्वेशन के अंदर डबल बार डिफरेंशिएशन है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो वो भी आपको फाइंड करना है। तो जो रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन है वो फाइंड करो। ओके, देन सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज, ये जो डिफरेंशिएशन की वैल्यूज आएगी वो वापस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। स्प्लिट एक्स फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शंस, इसका मतलब ये है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको x, कैपिटल X और कैपिटल Y इसी फॉर्म के, इसी वेरिएबल के सारे टर्म्स मिलेंगे। ओके, और डिफरेंशिएशन भी होंगे x डैश y डैश उस टाइप के। तो उसमें से x अलग करो, y अलग करो, तो दो फ्रैक्शंस अलग हो जाएंगे। ओके, यानी कि x फ्रैक्शंस और y फ्रैक्शंस इस तरीके से बनेगा। वो जो फ्रैक्शंस आता है वो उसके इज इक्वल टू आपको क्या लेना है कि दोनों फ्रैक्शंस के इज इक्वल टू सेम ही लेना है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो दोनों के सपोजिशन भी सेम ही चलेंगे। ओके, तो के लेना है। देन उसके बाद एक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो दोनों साइड, वाई फ्रैक्शन को दोनों साइड इंटीग्रेट करो, यानी इंटीग्रेट करने से, दोनों फ्रैक्शंस में इंटीग्रेट करने से आपको कैपिटल एक्स मिलेगा और कैपिटल वाई। इंटीग्रेशन नॉर्मल है, सिंप्लीफिकेशन भी नॉर्मल आएगा, वहां पे कोई हैवी टर्म नहीं है। तो कैपिटल एक्स मिलेगा, कैपिटल वाई मिलेगा, वो दोनों वैल्यू जैसे ही मिल जाती है वापस आपके ओरिजिनल जो सॉल्यूशन आपने एज्यूम किया था यानी कि इक्वेशन 1 उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, समटाइम्स वहां पे ऐसा हो सकता है कि आपको इनिशियल कंडीशन यानी कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया होगा कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन z इज इक्वल्स टू 2x फॉर एग्जांपल, e रेज़ टू 6x, ऐसा दिया जा सकता है। तो अगर ये दिया है वैल्यू तो आपको वो क्या करना है, जो फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा उसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? तो जैसे आप 11th 12th में करते थे या लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, वो देख लेना तरीका, क्योंकि ये वेरिएशन होता है सम के अंदर। ओके, तो वापस सम के अंदर जाके एक बार देख लेना, लास्ट पोर्शन अलग अलग सम, 3 सम मैंने करवाया, उसमें मैंने समझाया। ओके, होप सो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर का जो मैंने डिस्क्रिप्शन समझाया है वो समझ में आया होगा। मेथड का ट्रिक, टेक्निक जो भी है, आइडेंटिफिकेशन और सारी मेथड के बीच में जो डिफरेंस है, वेरिएशन है, वो याद रह जाएगा। इनकेस अभी भी कोई क्वेरी है तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।